दोस्तों नमस्कार। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 लेकर आपके पास आए हैं और इसका पार्ट 1 हमने आपको पहले बताया था, जिसमें आपको मैंने 20 क्वेश्चन बताए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। उसमें 5 ऑप्शन थे आपके, तो मैंने 100 वर्ड्स लगभग मैंने आपको कराया था। ठीक है, उस सीरीज़ में मैं आज आपको दूसरा वीडियो ये आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली बात जो मैं पहले भी बताता आया हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि जब भी ये वीडियो देखें तो अपने पास एक पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। अगर मैं 10 क्वेश्चन भी देता हूँ तो कम से कम 40 वर्ड होते हैं। अगर 4 ऑप्शन है तो 40 और 5 ऑप्शन है तो 50। ठीक है, तो आपको 10 क्वेश्चन में भी आपको 40 से 50 ऐसे शब्द सीखने को मिलेंगे जो आपके एसएससी में, आईबीपीएस में, रेलवे में, कहीं भी आपको जो भी टीजीटी पीजीटी होगा या टेट सीटेट होगा, आपको हर जगह ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो मैं शुरू करता हूँ, आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिलीफ मतलब होता है ऐसा भरोसा या ऐसी मान्यता। दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। ये ऐसी मान्यता किसी की, अगर ऐसी कोई धारणा बनाया हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये भरोसा करता हो कि जो वॉर होता है, युद्ध होता है, और वायलेंस हिंसा, ठीक है, तो वॉर और हिंसा जो है ये अनजस्टिफाइड है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस आदमी को क्या बोलते हैं? आपके पास पहला ऑप्शन है, एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन। ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 पे जाइएगा। ये जो स्पेलिंग्स का ही खेल है। पहला शब्द है न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो अब मैं बताता चलता हूँ, आप अगर चाहो तो उसको नोट कर लो। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो तटस्थ हो। ठीक है, जैसे अगर भारत और चीन का युद्ध होता है, अगर रूस है तो रूस के संबंध भारत से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं। ठीक है, तो रूस जो है वो तटस्थ रहेगा इस लड़ाई में, इसमें रूस तटस्थ रहेगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि रूस ना तो भारत की तरफ से झगड़ा करेगा और ना ही चीन की तरफ से झगड़ा करेगा, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, तीसरा कोई खड़ा है जो दोनों का परिचित हो, तो वो ना उसकी तरफ से लगेगा ना इसकी तरफ से लगेगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, तटस्थीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म क्या होता है? निराशावाद। इसका दूसरा जो अपोजिट वर्ड है वो ऑप्टिमिज्म है। OPTIMISM। ठीक है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद, और इसी का ये उल्टा है पेसिमिज्म, निराशावाद। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको इससे कोरिलेट किया था नेचुरलाइजेशन से। ये नेचुरलाइजेशन है और पहला न्यूट्रलाइजेशन है। तो नेचुरलाइजेशन नेचर से बना है, NATUR। ठीक है, NATURE, नेचर से बना है। नेचर का मतलब है आपको पता है प्रकृति होता है। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है प्रकृतिकरण। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है आपका पैसिफिज्म। पैसिफिज्म क्या होता है कि हम बिल्कुल अगर शांति में भरोसा रखते हैं कि हमें कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं, वो न्यूट्रल रहने की तो बात ही नहीं, झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, हम शांति के मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैसिफिज्म। पैसिफिज्म मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो शांति का मार्ग फिक्स करता हो कि मैं शांति के मार्ग पर चलूँगा। ठीक है, अगला अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ये अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं? जो लड़कियों का जो समूह, जो लड़कियां 5-6 के ग्रुप में इकट्ठा होकर चलती हैं, जो और भी ज़्यादा इकट्ठा होकर चलती हैं कभी, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है आपका बेवे, उच्चारण देखे रहिएगा। दूसरा ऑप्शन है कोवे, तीसरा है ट्रूप, और चौथा है कोटेरी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो आपका बेवे है, बेवे अच्छा शब्द है। बेवे का मतलब होता है लड़कियों का झुंड। जहाँ लड़कियां 2, 3, 4 या 5, 10 के ग्रुप में रहती हैं उसको बोलते हैं बेवे। ठीक है, दूसरा है कोवे। कोवे का मतलब होता है स्मॉल फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो छोटा छोटा झुंड होता है, छोटी छोटी चिड़ियों का, जो साथ में उड़ती हैं, कहीं साथ में बैठती हैं, उनको बोलते हैं कोवे। ठीक है, ट्रूप होता है, ये ट्रूप बोलते हैं ऐसी कोई नाटक मंडली, जैसे कहीं रामायण होता है अगर, तो कहीं अगर किसी को इनविटेशन मिलता है या कोई मंडली आती है तो उसमें बजाने वाले अलग होते हैं, मतलब बजाने वाले भी होते हैं, गाने वाले भी होते हैं, हर चीज़ के जो होते हैं 7, 8, 10 लोगों का जो ग्रुप होता है, किसी भी कोई भी नाटक मंडली, जो उसको बोलते हैं ट्रूप। ठीक है, अगला है कोटरी। कोटरी का मतलब होता है कि एक ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसे लोगों का समूह होता है
जो किसी काम को करने के लिए ना साथ में काम करते हैं, उनका इंटरेस्ट जो होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, वो साथ में काम करेंगे, साथ में जिनका इंटरेस्ट होता है उनको बोलते हैं कोटरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको, अ गर्ल, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, आंसर बेवे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। देखो, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ का मतलब होता है कि ऐसा कुछ रीज़न जिससे किसी की मौत हो गई हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि आपको लगभग जो चारों ऑप्शन होते हैं एक जैसे ही लगते हैं। लगभग अगर सिमिलैरिटी देखा जाए या अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा सूट करेगा, तो सूट लगभग सभी करते हैं, कोई एक आध को छोड़ के, है ना। पर वन वर्ड की खासियत ये होती है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जाता है कौन सा बेस्ट सूट करता है ना, जो सर्वोचित है। चलिए, पहला ऑप्शन में लिखा है फेटल। फेटल का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई कारण हो गया हो किसी वजह से जिसकी मौत हो गई हो, फेटल बोलते हैं उसको। ठीक है, प्राणघातक या मरणासन, जो मर चुका हो या मर गया हो, या ऐसी कोई मतलब कुछ भी हो सकता है जिससे उसकी डेथ लगभग हो गई हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डेडली का मतलब है कि मरा तो ना हो पर उसकी मरने की सिचुएशन ऐसी हो कि वो मर सकता है, डेडली। ठीक है, वो भी उसके ऊपर भी कुछ ऐसा है, जानलेवा कुछ हुआ है, पर वो अभी ज़िंदा है, वो मरने की कगार पे है बिल्कुल। फेटल में क्या है कि वो मर चुका है। तीसरा ऑप्शन है सीरियस आपको पता है, सीरियस का मतलब होता है गंभीर स्थिति किसी चीज़ को लेके, डेंजरस, खतरनाक। ठीक है, तो लगभग आपके मिलते जुलते ही वर्ड हैं, पर इसका जो आंसर होगा कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, सही आंसर है आपका फेटल। ठीक है, अगला एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्टरनेटिव दिए गए हैं, आपको वो चुनना है जो बेस्ट हो इसके लिए। ठीक है, अगला, अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब और इन नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शंस। मैंने बोला था ना कि चारों जो वर्ड होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, तो सेम कंडीशंस, सेम सिचुएशन इस क्वेश्चन में भी है। कह रहे हैं कि अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब, एक आदमी जो जॉब के लिए अप्लाई करता है, और इज़ नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन, जो इलेक्शन में नॉमिनेट होता है, नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन, जो इलेक्शन के लिए ना जिसका नाम बोला जाता है। ठीक है, चलो, पहला ऑप्शन है कैंडिडेट, दूसरा है इलेक्ट, तीसरा है वॉलंटियर और चौथा है नॉमिनेटर। मैं पहले चारों की हिंदी बता देता हूँ कि चारों का मतलब क्या होता है, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी कैंडिडेट मतलब होता है उम्मीदवार। ठीक है, इलेक्ट अगर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होता है चुनाव करना या निर्वाचन करना। ठीक है, अगर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होता है निर्वाचित या नामित किया गया व्यक्ति। ठीक है, वॉलंटियर मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो स्वेच्छा से अपनी सेवा देता है। जैसे आश्रम कोई होता है अगर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ के वो सेवा देते हैं। जैसे भारत में आपने आरएसएस का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो वॉलंटियर का मतलब स्वयं सेवक ही होता है जो अपनी इच्छा से किसी चीज़ की सेवा करता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका है नॉमिनेटर मतलब होता है प्रस्तावक में इसमें अंतर समझिएगा। जैसे कोई कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसके नाम की सिफारिश में उसके जो प्रस्तावक होते हैं वो 4, 5, 10 जो भी होते होंगे, तो उसका वो प्रस्तावक बनते हैं उसके इलेक्शन में। ठीक है, ये प्रस्तावक हैं और चुनाव लड़ता है कैंडिडेट। समझ में आ रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा कैंडिडेट। आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा आदमी जो बुक्स का प्रेमी हो, जो किताबों से प्यार करता हो। ठीक है, सब आंसर ऑप्शन चेक करते हैं। पहला आपका है स्कॉलर, दूसरा है बिब्लियोग्राफर, तीसरा है टीचर और चौथा है बिब्लियोफिल। देखो, बिब्लियोफिल ये है और बिब्लियोग्राफर ये 2 वर्ड हैं, एक जैसे एक ही हैं, बस आप समझिएगा। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, आपको पता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफर का मतलब होता है कि जो पुस्तक का संकलन करता हो, एक आदमी जो पुस्तक का संकलन करता हो, जो किताबों को छपवाता हो या बनवाता हो, उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका टीचर और चौथा है बिब्लियोफिल और बिब्लियोग्राफर में अंतर क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है,
आप क्वेश्चन कहता है वन हु लव्स बुक, जो किताबों से प्रेम करता हो। अगर लव्स बुक है तो ये बिब्लियोफिल होगा, जो किताबों से प्रेम करता हूँ। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? बिब्लियोफिल। क्यों होगा? मैंने बताया ना कि जो देखो ये बिब्लियोग्राफर का मतलब एक दुकानदार, ये एक पब्लिशर भी हो सकते हैं जो बिब्लियोग्राफर होते हैं। तो जो पब्लिश करता है वो प्रेम नहीं करता, वो बिजनेस करता है अपना, है ना। किताबों को छपवाता है, उसका संकलन करता है उसको मार्केट में बेचने के लिए, उसके प्रेम नहीं करता वो। समझ में आ रहा है? तो प्रेम वो करता है जिसको हम बिब्लियोफिल कहते हैं। जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफिल। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। देखना, लिखा है कि वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज़। ऑब्स्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है, आप नोट करिएगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो जिद्दी हो, जो हठी हो, जो हर काम अपने मन से करता हो। एंड नैरो रिलीजियस व्यूज़, जिसका धर्म को लेकर जो व्यू है वो बहुत ही संकरा है। नैरो मतलब संकरा होता है, संकरा मतलब तुच्छ मानसिकता वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका थियोफिस्ट। ठीक है, थियोसोफिस्ट, सॉरी। पहला ऑप्शन आपका थियोसोफिस्ट, दूसरा है बिगट, तीसरा है फिलोसोफर, चौथे ऑप्शन पे आते हैं थियोलॉजियन। ठीक है, तो थियोलॉजियन है। मैंने पहला बताया, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं, इसकी हिंदी बताते हैं, आप इसको नोट करिएगा। थियोसोफिस्ट क्या होता है? देखो, थियो ये रूट वर्ड है, THEO, ये थियो जो है ये रूट वर्ड है। जहाँ कहीं भी थियो का इस्तेमाल हो तो वहाँ आप ये मान के चलना कि ये अध्यात्म से रिलेटेड है, ये भगवान से जुड़ा होगा, ये आस्था से जुड़ा होगा। ये कोई भी जो शब्द होगा, अगर स्टार्टिंग में ये थियो है या कहीं भी थियो का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब कि वो आस्था, भगवान या अध्यात्म से जुड़ा होगा। ये पक्का, ये रूट वर्ड है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, थियोसोफिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो आध्यात्मिक विद्या का प्रेमी हो। ठीक है, दूसरा बिगट मतलब होता है कट्टर, मैंने आपको बताया था। तीसरा फिलोसोफर मतलब दार्शनिक होता है। ठीक है, थियोलॉजियन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको हम ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, या ऐसा कोई धर्म का आदमी हो जो हम उसको सबसे ऊंची गद्दी पर बिठाते हैं, बोलते हैं कि ये धर्मशास्त्री है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ना, इसमें नेगेटिव बताया गया है। ये वन हो ऑब्स्टिनेट, जो जिद्दी हो, नैरो रिलीजियस व्यूज़ हो। ठीक है, तो थियोसोफिस्ट तो अध्यात्म है, अच्छा है, ये भी आध्यात्मिक है, अच्छा है, ये भी आध्यात्मिक है। बचा कौन? बिगट मतलब मैंने बताया था आपको, कट्टर होता है, जो किसी भी मानसिकता से कट्टर, चाहे किसी भी धर्म को लेकर कट्टरपंथी हो, चाहे जैसे वो किसी में भी है, जिसकी नैरो थिंकिंग हो। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल। फ्यूनरल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। साउंड मतलब एक ऐसी ध्वनि, ठीक है, ऑफ द फ्यूनरल मतलब होता है जब हम कोई मर जाता है तो जब उसका दाह संस्कार करते हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्यूनरल। ठीक है, फ्यूनरल बेल। क्रिश्चियंस में ये होता है कि हम अगर कोई ख़त्म हो जाता है, किसी की डेथ होती है, तो उसके फ्यूनरल के टाइम पे जो एक घंटी बजाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नेल, KNEL। इसको हम नेल पढ़ेंगे, के को साइलेंट मानेंगे। ठीक है, दूसरा स्पेल। नेल का मतलब होता है कि घंटी बजाकर किसी की मृत्यु की सूचना अगर दी जाती है किसी सोसाइटी में तो उसको बोलते हैं नेल, और ये क्रिश्चियंस में यूज़ होता है। इसका आंसर भी यही है, द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल को हम बोलते हैं नेल। ठीक है, इसका आंसर भी यही है। बाकी आप बाकी हम देख लेते हैं। स्पेल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का उच्चारण करना। ये डोंग और डिंग डोंग, ये तो ऑप्शन ऐसे ही दे दी गई हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग, है ना। मिलिट्री वेकिंग सिग्नल, मिलिट्री में जो जगाने के लिए सिग्नल इस्तेमाल होता है, जो साउंडेड इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में जो साउंड का इस्तेमाल होता है मिलिट्री के लोगों को जगाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, बहुत अच्छे शब्द हैं, आप बहुत अच्छे से इसको केयर करिएगा, ध्यान से लिखिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आगे भी दिक्कत ना हो। ऐसे वर्ड हैं हमेशा आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ये रिवेली, इसको रिवेली पढ़ेंगे। रिवेली का मतलब होता है कि एक ऐसा गाना, एक ऐसी आवाज़ जो किसी को जगाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे बिगुल बजाया जाता है ना, तो बिगुल को ये ऐसे कोई जागरण संकेत होता है, जैसे किसी को जगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिवेली। ठीक है,
पहला, और यही आपका आंसर है, आप इसको ध्यान ध्यान से पढ़िएगा, केयर करिएगा, ठीक है। दूसरा ये लल्लाबाई, ये ललाबाई बोलते हैं आप, ये उच्चारण में कुछ लोग लुल्लाबाई भी बोल देते हैं, पर इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ललाबाई है, ठीक है। ललाबाई का मतलब होता है कि लोरी, जैसे रात में एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए जो लोरी सुनाती है उसको बोलते हैं हम ललाबाई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका एंथम। एंथम का मतलब आपको पता होगा, जैसे हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, गान बोलते हैं एंथम को। अगर ऐसे इस्तेमाल होता है, हम भजन को भी एंथम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चौथा ऑप्शन पे आते हैं सोप्रेनो। सोप्रेनो या सप्रेनो कुछ भी पढ़ सकते हैं। सप्रेनो क्या कहते हैं, एक जो औरत होती है वो जब गाना गाती है, या जो सिंगर होती है, गायिका होती है जो गाना गाती है, उसकी जो टॉप वॉइस होती है, जो उसकी उच्चतम श्रेणी की जो आवाज़ होती है, उसको हम सोप्रेनो बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर मैंने बता ही दिया था। आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा, मैंने बताया था आपको ना, इंसेक्ट। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट में क्या है, पहला ऑप्शन है इकोलॉजी, दूसरा है एम्ब्रायोलॉजी, तीसरा है एंटेमोलॉजी और चौथा है बायोलॉजी। शब्द बहुत अच्छे हैं, आप इसको लिखिएगा पक्का, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थिति विज्ञान। परिस्थिति विज्ञान क्या होता है, जो पौधों में और प्राणियों का जो आपस में जो संबंध होता है, इसके बारे में जो अध्ययन करता है, जो भी साइंस, उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान, जो बच्चा पेट में होता है ना, उस पे जो रिसर्च होता है, जो साइंस काम करता है भ्रूण पे, उसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। एंटेमोलॉजी, कीट विज्ञान, जो कीड़ों का अध्ययन करता है उसको हम बोलते हैं एंटेमोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी आपको पता है, जीव विज्ञान। तो इसका आंसर क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटेमोलॉजी। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है आपका अ पर्सन इन हिज 70s, एक ऐसा आदमी जो अपने 70 साल की अवस्था में चल रहा हो, ठीक है। शब्द ये भी बहुत अच्छे हैं आगे जो आपको मिलेंगे। पहला है सेक्साजेनेरियन, दूसरा सेप्टाजेनेरियन, तीसरा सेंचुरियन, चौथा पैट्रियार्क। देखो बेटा, आप जब भी, जो भी बच्चे, आपको पता होगा कि जिसको मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, ठीक है, और ऐसे 3 होता है जो, ठीक है, 4 होता है, जो 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता नहीं। तो ये जो 6 है, ये सेक्साजेनेरियन का मतलब होता है जो ऐसा आदमी जो अपनी 60वें साल की अवस्था में चल रहा हो, ठीक है। 60वें मतलब जैसे 51 से लेकर 60 की उम्र जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम ये सेक्साजेनेरियन। ये सेप्टाजेनेरियन, सेप्टाजेनेरियन होता है जो 61 से लेकर 70 साल की उम्र में काम करता हो, उसको बोलते हैं 66। जो इस अवस्था में है, जो 70 के हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेप्टाजेनेरियन, ठीक है। सेप्टा के बाद आता है ओक्टा, ओक्टाजेनेरियन। ऑक्टाजेनेरियन होता है जो अपने 80 के दशक में चल रहा हो, ठीक है। जो 90 के दशक में है उसको नोनाजेनेरियन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेंचुरियन, सेंचुरियन मतलब है जो शताब्दी वाला होता है सेंचुरी, ठीक है, उससे बना सेंचुरियन। पैट्रियार्क, पैट्रियार्क होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसको, एक ऐसी सत्ता है जिसमें फादर जो है वो डोमिनेंट होते हों। एक फैमिली का जो मेल होता है वो अगर डोमिनेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम पैट्रियार्क, जिसमें पितृसत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बस इतना ही रखूँगा मैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी परेशानी, हमको भी, ठीक है। तो जितना है बाकी अगले पार्ट में फिर मिलते रहेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप कोशिश करिएगा, जैसा आपको वीडियो पसंद आता है तो भी बताइएगा, या कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।